तो मुझे जहाँ-जहाँ लगा कि इम्प्रूवमेंट मुझे करने का स्कोप थोड़ा-सा भी है, मैंने वहाँ-वहाँ काम किया। देखिए, जहाँ से हम आते हैं पूर्वांचल से वहाँ पे तो आशीर्वाद ये दिया जाता है कि कलेक्टर हो ही जाए, कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप दीजिए, अगर आप मेहनत आपकी अच्छी है, उन्होंने अच्छी मेहनत की, तो नो डाउट रैंक 1 भी आ सकती है। एक सिविल सर्विसेज़ ऐसा करियर था जो मुझे अट्रैक्ट किया। हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ यहाँ पर देवांश हैं। इन्होंने इस साल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 में 228वीं रैंक प्राप्त की है। इसके अलावा पिछले साल 2023 के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के अंदर इन्होंने 333 रैंक लाई थी और काफ़ी दिनों से हमारे साथ एसोसिएटेड भी हैं। और आज हम इनसे बात करेंगे इनकी जर्नी के बारे में, किस तरीके से इनको मोटिवेशन आया सिविल सर्विस को प्रिपेयर करने का। इसके अलावा वो कौन-सी चीज़ें थी, जो इन्होंने अपनाई अपने प्रिपरेशन की जर्नी के अंदर, जिसके थ्रू इन्होंने बैक टू बैक सिलेक्शंस लिए हैं। सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं, इन्होंने अपने मार्क्स भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किए हैं। इन्होंने अपने ऑप्शनल के नंबर इंप्रूव किए हैं, 222 से वो नंबर बढ़ के 270 प्लस गए हैं। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में एक बार हम देवांश से बात करेंगे, उनके एक्सपीरियंस को जानेंगे। सो वेलकम देवांश। थैंक यू सर। आप दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट यू आर सेलेक्टेड, राइट? और बैक टू बैक सिलेक्शंस हैं आपके, बैक टू बैक। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस के लिए। थैंक यू। और एक ये फीलिंग तो फर्स्ट जनरेशन फीलिंग तो है नहीं आपकी कि आपने पहली बार क्रैक किया है, तो मुझे लगता है कि उतनी ज़्यादा खुशी तो आपको नहीं हो रही होगी। अल्टीमेट एम आपको भी शायद आईएएस ही है। हाँ, और बट सर, ये फीलिंग बैक टू बैक सिलेक्शंस की फीलिंग, उसके हाँ, पीछे क्या रीज़न्स रहे हैं? क्या आपने सही किया है? हाँ। इन सब चीज़ों के बारे में प्लीज़ आप एक बार हमारे जो सारे स्टूडेंट्स हैं, जो सारे के सारे जो लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे, उनको प्लीज़ एक्सप्लेन करिए। देखिए, पहला सिलेक्शन जो होता है वो तो नो डाउट सबसे खूबसूरत चीज़ होती है। द फर्स्ट इज़ ऑलवेज़ स्पेशल ऐसा यस। बोलते हैं ना? तो इस बार भी हुआ है तो सैटिस्फैक्शन है कि चलो ठीक है, रैंक अपग्रेड हो गई, बढ़िया मज़ा है। तो और इम्प्रूवमेंट के पीछे मुझे लगता है कि मैंने जो चीज़ें की, मुझे जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में चीज़ें देखी और उसके बाद जो प्रीवियस सिलेक्शन हुआ उसमें देखा, मार्कशीट्स वगैरह देखी, तो मुझे जहाँ-जहाँ लगा कि इम्प्रूवमेंट मुझे करने का स्कोप थोड़ा-सा भी है, मैंने वहाँ-वहाँ काम किया। मुझे लगता है दैट वर्क्ड, वो चीज़ उसने उठाने में मदद। सर, एक मेजर चीज़ बोलते हैं प्रिपरेशन के अंदर कि आपका एस्से, आपका एथिक्स और आपका ऑप्शनल, हुँ, ये 3 ऐसे मेजर पेपर्स होते हैं जो आपकी रैंक्स को ऊपर या नीचे लेकर जाते हैं। बिल्कुल। और मैं आपको जानता भी इस तरीके से, और ये बात मुझे पता है कि आपके एस्से के पेपर के अंदर हाँ, पिछली बार खासकर कुछ गड़बड़ हो रखा था। हाँ, तो हाँ। स्पेसिफिकली एस्से के अंदर आपने ऐसा क्या किया जिसमें आपको लगता है कि नहीं, ये जो रैंक इंप्रूवमेंट हुई है, अभी तो मार्कशीट नहीं आई है, हुँ, बट चलिए अज़्यूम कर सकते हैं कि रैंक इंप्रूव हुई तो नंबर भी इंप्रूव हुए ही होंगे। हुँ, हुँ। तो ऐसा क्या किया आपने कि आप उस चीज़ को वापस से फेस ना करें, उस इश्यू को वापस से फेस ना करें? देखिए, मेरा ये थर्ड मेंस था। मैं थोड़ा-सा अगर बताऊँ अपने एस्से की जर्नी अगर खास तौर से, फर्स्ट वाले में मुझे मार्क्स मिले 128, बट सेकंड वाले में जैसा आपने बोला कि घट गया तो वो 88 पे आ गया। 40 मार्क्स का डिफरेंस था, जो मुझे टॉप 50 से उठा करके 333 पे लास्ट टाइम लेकर। इस बार मैंने जो फर्स्ट टाइम किया था वो स्ट्रैटेजी अपनाने की कोशिश की। सेकंड टाइम जो मैंने गलतियाँ की वो थी कि मैंने बहुत जार्गन डाल दिए ऐसे में, ओके। बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रक्चर्ड, ओवर प्रिपेयर्ड ऐसे लिख दिया। मुझे लगता है दैट वेंट अगेंस्ट। बहुत मतलब जितना आप सिंपल जाते हो हाँ, वैसे में उतना बेटर होता है। ये एक चीज़ मैंने भी देखी है कि वो लोग, जो लोग बहुत ही जार्गन्स यूज़ कर रहे हैं, उनके नंबर कम आ रहे हैं। हाँ, हाँ। और ऐसे से मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे से पिछले 3 सालों से यूपीएससी कम नंबर भी दे रहा है, हाँ, काफ़ी। ऐसे तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। मतलब जैसा जो लोग कहते हैं वो ये कहते हैं कि क्योंकि जीएस के सारे रिसोर्सेज़ सबको इतने ज़्यादा एक्सेसिबल हो गए हैं कि वहाँ पे यूपीएससी के पास डिफरेंशिएट करने का बहुत स्कोप नहीं रह गया। बिल्कुल। ऐसे एक ऐसा पेपर है जहाँ पे यूपीएससी आपकी ओरिजिनैलिटी टेस्ट कर सकता है। तो आई थिंक इसलिए यूपीएससी ऐसा ड्रास्टिक मार्क्स दे रहा है, बहुत कम, बहुत हाई वाला जो रेंज बना दिया है उसने। वो रीज़न उसका मुझे लगता है ये है। ओके। जैसा कि आपने अभी अभी हमने आपके ऐसे की जर्नी के बारे में बात की। आपकी बाकी जर्नी के बारे में भी लोग बिल्कुल जानना चाहेंगे। आप प्रयागराज से हैं और जी। उसके मतलब किस तरीके से आपने अपनी शुरुआती एजुकेशन को कहाँ से किया? हुँ। क्या रोल रहा आपके एजुकेशन का? हाँ, हाँ। इसके अलावा किस तरीके से आपने डिसाइड किया सिविल सर्विस के बारे में? हुँ, हुँ। तो ये सारी चीज़ें प्लीज़ एक बार आप सभी को एक्सप्लेन करिए। देखिए, जहाँ से हम आते हैं पूर्वांचल से वहाँ पे तो आशीर्वाद ये दिया जाता है कि कलेक्टर हो ही जा। तो जब बिल्कुल, हम लोग अपने दादाजी और ग्रेट ग्रैंडफ़ादर के पैर छूते थे तो वो यही आशीर्वाद देते थे कि कलेक्टर हो ही जा। बिल्कुल। मतलब अपनी भाषा में वो ये कहते हैं कलेक्टर हो जाओ। तो वो एक बचपन से कहीं न बैक ऑफ द माइंड था। फिर बचपन में जैसे वो एक शुरू-शुरू में वो वाला शौक होता है ना कि लाल बत्ती देखा तो वो एक जिसको हमारे यहाँ भौकाल कहते हैं, जी, कि वो वाला था। बट जब मैं ग्रेजुएशन में आया, जब थोड़ा समझ डेवलप हुई, चीज़ें जब समझ में आने लगी तो 3rd ईयर के आस-पास जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि अब किस करियर को सीरियसली परस्यू करना है। एक सिविल सर्विसेज़ ऐसा करियर था जो मुझे अट्रैक्ट किया। बिल मैंने उसके बारे में पढ़ा, उसके काम समझे कि ये चीज़ें हैं। किस तरह से आप सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज कर सकते हो।
इस तरह से आपके पास एक पावर आती है जो कंस्ट्रक्टिव पावर है, बिल्कुल। जिससे आप एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो उन चीज़ों ने मुझे लगा कि मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से आई शुड गो फॉर सिविल सर्विस। तो आई थिंक इट वाज़ 3rd ईयर ऑफ ग्रेजुएशन जहाँ मैंने ये मन बना लिया था कि दिस इज़ द करियर फॉर मी। फिर उसके बाद मैं कोई प्लेसमेंट-वेसमेंट में भी नहीं बैठा और मैंने होल सोल प्रिपरेशन इसी की शुरू कर दी। तो काफ़ी क्लैरिटी एग्ज़िस्ट करती थी ग्रेजुएशन के टाइम पे। हाँ, मेरा हमेशा से ये रहा कि मैंने थॉट्स अपने बहुत क्लियर रखे ओके, कि एक बार जो चीज़ डिसाइड कर लिया फिर उससे बैक ऑफ नहीं करता था। मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं रहता था कि ये भी कर लेते हैं, बैकअप भी रख लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। वन्स आई डिसाइडेड समथिंग फिर मैं आई वेंट फुल फोर्स विद इट। ओके। तो ग्रेजुएशन से ही स्टार्ट किया, 3rd ईयर से क्लैरिटी आपको आ गई जैसा आपने बताया। एक और चीज़ मैं मतलब क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली बहुत ही इनिशियल स्टेज में अपने अपने वार्ड के बहुत ही इनिशियल स्टेज में वो चाहते हैं कि बच्चा प्रिपरेशन करे सिविल सर्विसेज़ का। हाँ, एक आइडियल एज क्या हो सकती है आपके हिसाब से? क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स इस पॉडकास्ट को देखेंगे हाँ। और कभी-कभी बहुत ही एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रेशर भी अपने बच्चे के ऊपर बनाते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो आपके हिसाब से वो आइडियल स्टेज क्या है जब बच्चे को प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए? और एक काफ़ी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी क्वालिफाइड हैं इस आंसर को देने के लिए क्योंकि आपने बैक टू बैक सिलेक्शंस भी लिए हैं। तो एक बार इस बारे में देखिए, आजकल जो एक वो चल रहा है जैसे मेरे पास बच्चे आते हैं पूछते हैं कि सर हम 12th में 10th में कैसे तैयारी शुरू करें? तो 10th 12th इज़ नॉट एन एज टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। बिल्कुल, तो मैं अपना स्कूल एन्जॉय करिए, कॉलेज एन्जॉय करिए। जब कॉलेज में आप जैसा 3rd ईयर में आते हो, 6-7 सेमेस्टर में आते हो या फाइनल ईयर में जब आते हो, तब एक वो आइडियल एज है। वैसे आइडियल एज तो वैसे कुछ नहीं होता। बहुत से ऐसे मेरे बैचमेट्स हैं जो बहुत लेट सेलेक्ट हुए, जिस बिल्कुल। मतलब नॉर्मल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। जभी भी आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, मतलब जभी भी आपको एग्ज़ाम देने का मन है, उससे 1 डेढ़ साल पहले आप तैयारी शुरू करिए। फुल थ्रॉटल करिए। फिर अगर आपने सोच लिया है कि ये करना है, देन यू शुड गो फुल फोर्स बिहाइंड इट। फिर आप कोई मन में शंका डाउट मत रखिए। मुझे ये भी करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, नो। जो आपने डिसाइड कर लिया उस पे हुँ। एक एक और चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे बच्चे इस सर्कल में फँस जाते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो बार-बार अटेम्प्ट दे रहे हैं, सर्कल में फँस जा रहे हैं और धीरे-धीरे वो अपना एंथुसियाज़्म भी खो देते हैं। वो हाँ, जो इनिशियल एनर्जी वो लेकर आते हैं, वो खो देते हैं। हुँ। ये एनर्जी खो देते हैं, वो किसी और एग्ज़ाम में ऑक्यूपाई नहीं करते अपने आप को, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। ऐसे लोगों के बारे में जो लोग इस सर्कल में फँसे हुए हैं, इन लोग को आप क्या बताना चाहेंगे? किस तरीके से वो एक्सेल कर सकते हैं? किस तरीके से वो इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं? देखिए, नो डाउट एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट और बहुत टैक्सिंग है। 100% ये आपके पीक ऐज को ले जाता है। अगर बिल्कुल। आपने 21 साल में अगर इसमें घुसे हो और आपको 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट लग जा रहा है मतलब बाय द टाइम यू आर आउट ऑफ दिस योर 20s इज़ गॉन यस, और टाइम फ्लाइज़ इन दिस प्रिपरेशन। यस। आपको 1 डेढ़ साल, 2 साल, 5 साल कैसे निकल जाए आपको पता नहीं चले। अगर आप साइकिल में फँसे हुए हो, तो अगर आपको 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट हो गया, 3 अटेम्प्ट हो गया, 3 अटेम्प्ट के बाद आप सोच सकते हो कि मुझे प्लान बी की तरफ जाना चाहिए। मुझे बिल्कुल, ऐसा लगता है कि पहले 2-3 अटेम्प्ट तो आपको डेडिकेटेडली देना चाहिए। प्लस लक का देखिए नो डाउट रोल होता है, बिल्कुल। बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। बट कई बार ऐसा होता है कि हम लक को ब्लेम करने के चक्कर में अपनी कमियों को इग्नोर कर देते हैं। अगर हम एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करते हैं अपना और हमें लगता है कि मेरी ये कमियाँ हैं, फिर हम अगर उसको इम्प्रूव करके नेक्स्ट टाइम जाते हैं, तो अगर उसका रिज़ल्ट दिखता है तो अच्छा है। बट एक ये मुझे जो मेरे कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने प्रिपरेशन को सेकंड, थर्ड अटेम्प्ट दिया उसके बाद छोड़ दिया। ओके, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको डिसाइड करना कि व्हेन यू हैव टू क्विट। क्योंकि ओके। मैंने जैसे बोला ना कि अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट इस प्रिपरेशन का बहुत हाई है। आपके दोस्त आप देखते हो उस समय कोई किसी की शादी हो रही होती है, कुछ अच्छे पैकेजेस पे कहीं जॉब कर रहे होते हैं, वो ग्रो कर रहे होते हैं, बट आपकी लाइफ स्टैग्नेंट हो जाती है प्रिपरेशन बिल्कुल, में। एवरी डे योर रूटीन इज सेम। आप सुबह उठते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, दिन में पढ़ाई करते हो, शाम को चाय पीते हो, पढ़ते हो, सो जाते हो। तो 5 साल आपके वेस्ट नहीं होने चाहिए। इसीलिए आप जब तक कर रहे हो उसको अच्छे से करो। आप अपने आप को एनालाइज़ करते रहो। मेरी ठीक, गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, उसको आप करेक्ट करते रहो। एंड यू शुड नो व्हेन टू क्विट दिस प्रोसेस। ओके। जैसा कि आपने बीच में प्लान बी के बारे में बात किया, राइट? आपके दिमाग में कभी प्लान बी का कोई ख़्याल आया? देखिए, आई वाज़ फॉर्च्यूनेट कि मेरा थर्ड अटेम्प्ट में हो गया। बिल्कुल, शायद अगर मेरा अभी तक अगर नहीं हुआ होता तो देन आई वुड हैव थॉट ऑफ प्लान बी। ओके, बट थर्ड अटेम्प्ट तक आई डिड नॉट हैव एनी प्लान। ओके। थर्ड अटेम्प्ट तो भी आपने इस एग्ज़ाम को तकरीबन 3 साल दिए। ऑल उन 3 सालों के बीच में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आई होंगी, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आए होंगे जब आपने देखा कि शायद प्रिपरेशन में कुछ लैग है, कभी-कभी खुद के ऊपर आपने सोचा होगा कैसे मैं और इम्प्रूव करूँ? इन सब सिचुएशन के बीच में सबसे ज़्यादा साथ आपको किसका मिला? सबसे ज़्यादा साथ तो देखिए माता-पिता का ही था। मेरे फादर हमेशा कहते थे कि बेटा नहीं होगा कुछ नहीं, मैं खड़ा हूँ। तो ठीक है। वो जो ये चीज़ होती है ना वो बहुत बल देती है आपको। बिल्कुल, जब आपका बिल्कुल। मनोबल गिरता है, तो आपके पीछे कोई ऐसा आपको पता है कि व्यक्ति खड़ा है जो मुझे उठा करके खड़ा कर देगा गिरने पर, तो आप बहुत ज़्यादा आपको उससे सपोर्ट मिलता है। इवन मेरी मदर भी मुझे बहुत सपोर्ट करती थी। घर में सपोर्ट का माहौल था, मेरे फ्रेंड्स थे,
वो मुझसे ज़्यादा मेरे ऊपर बिलीव करते थे। मेरी बहन हमेशा कहती थी कि भैया आप इस बार भी जैसे रैंक आई, फर्स्ट टाइम मेरी 333 आई तो नोबडी वाज़ हैप्पी। ओके। वो लोग थोड़ा दुखी थे कि यू डिज़र्व बेटर, या आपका ये मतलब सबका होता है अच्छा कि बिल्कुल, आपको बिल्कुल, और अच्छी रैंक मिलनी चाहिए थी। बिल्कुल। तो सपोर्ट फैमिली का, फ्रेंड्स का, टीचर्स का, मेंटर्स का बहुत अच्छा रहा। ओके। और इसके अलावा एक और चीज़ है फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं, ऐसा मैंने बाकी सारे लोगों से भी सुना है। हाँ, मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा जब लोग सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनको बाकी लोग जिस तरीके से ट्रीट करते हैं उसका तरीका काफ़ी बदल जाता है। ठीक है? हाँ, हाँ। आपके केस में ऐसा क्या डिफरेंस आप देखते हैं कि पिछली बार या इस बार किस तरीके से आप वो लोग जो लोग पहले हो सकता है कि आपके इस डिसीज़न को कि आप सिविल सर्विस करना चाहते हैं पे क्वेश्चन मार्क कर रहे होंगे। हाँ, हाँ, हम सभी के लाइफ में कोई ना कोई ऐसा रहा ही होगा। हाँ। वो लोग अब किस तरीके से आपको देखते हैं? देखिए, सोसाइटी जो है उसकी एक्सपेक्टेशन तो हमेशा आपसे पॉजिटिव नेगेटिव रहेगी ही रहेगी। बिल्कुल, आपके आस-पास के जो लोग हैं, वो मतलब जैसे मैं एक मेरे एक बहुत सीनियर आईपीएस ऑफिसर से मेरी बात हो रही थी, तो वो बिहार कैडर में है। तो वो बता रहे जब मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मेरे बगल की आंटी आई, उन्होंने कांग्रेचुलेट तो किया, बट वो रोने लगी कि ब बताओ इसको बिहार कैडर मिल गया। तो सोसाइटी विल एक्सपेक्ट वन थिंग और द अदर फ्रॉम यू, वो हमेशा एक्सपेक्ट करेगी, बिल्कुल। बट आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। यू शुड बी क्लियर इन योर माइंड। सैटिस्फैक्शन वहीं से निकल कर के आता है। और रही बात लोगों का रवैया बदलने की, तो वो देखिए बदल जाता है। विथ टाइम जो है वो चेंज होता ही होता है। ठीक है। क्योंकि आप इस जॉब में आते हो तो आप एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे बैठ जाते हो, पावर, प्रेस्टीज वो उस चीज़ से आ ही जाता है। तो लोगों का रवैया नो डाउट बदलता है आपके। जो नेगेटिव होते हैं वही पॉजिटिव हो जाते हैं। बिल्कुल। वो भी आते हैं, आपसे मिलते हैं, अच्छे से सब चीज़ें करते हैं। बट ठीक है। प्रयागराज से हैं आप हाँ, और इस बार की जो रैंक 1 है, हाँ, हाँ। वो भी प्रयागराज से हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या आपका अगला टारगेट तो रैंक 1 ही होना चाहिए इस देखिए इस एग्ज़ाम में एक चीज़ तो मैंने सीखी है कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल, आप एक्सपेक्टेशन लेके मत आइए इस एग्ज़ामिनेशन में कि मेरी ये फला-फला रैंक आ जाएगी। आप अपना दीजिए, वही गीता वाला जो सार है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप दीजिए, अगर आप मेहनत आपकी अच्छी है, उन्होंने अच्छी मेहनत की, तो नो डाउट रैंक 1 भी आ सकती है। एक चीज़ और आपने अभी बोली कि आप इस एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं आ सकते बिल्कुल। और लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि डेफ़िनिट है इस एग्ज़ाम के अंदर मतलब ये चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी। अगर आपको अपने 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 आप को प्री निकालना है, चाहे मेंस और फिर इंटरव्यू तीनों स्टेजेस के अंदर, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि डेफ़िनिट हैं और करनी ही पड़ेंगी हुँ, और उन चीज़ों को किए बिना आप इस एग्ज़ाम के लिए रेडी ही नहीं हैं। हुँ। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि वो 3 या 4 वो कौन-सी चीज़ें हैं, जो आपको डेफ़िनिटली इस एग्ज़ाम में करनी ही पड़ेंगी जब आपको अगर सक्सेस चाहिए, तो वो कौन-सी हैं? पहली चीज़ है सिलेबस कंप्लीशन। ठीक कई है, बार लोग आते हैं, अगर मैं ब 2-2 3-3 4-4 अटेम्प्ट हो जाते हैं, अगर उनसे आप पूछिए कि सिलेबस में ये टॉपिक है, तो वो हक्के-बक्के हो जाते हैं। बिल्कुल, जैसे इस बार मेंस में मुझे याद है एक सवाल आया था चैरिटेबल ऑर्गनाइज़ेशन के ऊपर शायद। बिल्कुल। तो मैं मेंस एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर निकला तो लोग डिस्कस कर रहे थे, तो सिलेबस में था ही नहीं। कि यूपीएससी ने एकदम क्लियर कट क्लियर उसको सिलेबस लिखा है। में, ये बिल्कुल। अलग बात है कि उसने 2013 से आज तक कोई सवाल उस पे नहीं पूछा, उठा के दे दिया। तो आपको सिलेबस की क्लैरिटी बहुत अच्छी यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक और है, सिलेबस के हर टॉपिक आपके प्रिपेयर्ड होने चाहिए। बिल्कुल, मतलब ऐसा होना चाहिए कि कहीं से अगर सिलेबस में से पूछ रहा है, यू शुड बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। तीसरी चीज़, पीवाईक्यूज़ आपकी गाइडलाइन लाइन्स होनी चाहिए। अगर ठीक आप है, पीवाईक्यू को इग्नोर कर रहे हो, मतलब यू आर रिस्किंग योर सिलेक्शन। ठीक है, और चौथी चीज़ ये है कि आप बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ के पीछे मत भागो। ऐसा नहीं कि अगर आप एक सब्जेक्ट के लिए 1 या 2 रिसोर्सेज़ से ज़्यादा अगर आप मतलब अगर बढ़ रहे हो, तो आप अपनी कब्र खुद खोद रहे हो। ठीक है, क्योंकि यू हैव लिमिटेड टाइम। यू हैव टू स्टडी 25-26 सब्जेक्ट आपको टोटल इन ऑल इस पूरे एग्ज़ामिनेशन में आपको पढ़ने होते हैं। करंट अफेयर्स भी करना है, सारे सब्जेक्ट करने हैं, आपको ऑप्शनल करना है, बिल्कुल। न्यूज़पेपर भी करना है। तो आप जब चीज़ों को लिमिटेड रखेंगे, रिवाइज़ कर पाएँगे और उसको मतलब समझ पाएँगे, होल्ड कर पाएँगे, तभी आप इस एग्ज़ाम। एक और चीज़ है, वो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अगर आप देखेंगे तो एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास है। हुँ, हमारा जो प्रीलिम्स 2025 का है वो बहुत ही ज़्यादा पास है और आज से तकरीबन 26-27 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। बिल्कुल। और बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डरते हैं, हाँ। उनका पहली बार होगा या फिर दूसरी बार होगा और पिछली बार वो फेल हो गए होंगे, तो ऐसे लोगों को एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा होती है एग्ज़ाम को लेकर। हुँ, हुँ। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? किस तरीके से लास्ट के 26 दिन, 25 दिन को अप्रोच करने चाहिए? देखिए, एंग्ज़ायटी थोड़ी होना इज़ अ गुड थिंग, मतलब वो यस, आपको पुश करती है, इट इज़ अ बिल्कुल। पॉज़िटिव थिंग। बट दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि प्रीलिम्स इज़ मोर देन नॉलेज, इज़ अ गेम ऑफ टेम्परामेंट। यस, अगर आप कॉन्फिडेंट रहते हैं, आप काम रहते हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में, तो आप चीज़ों को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँगे। अभी तक आपने जो पढ़ा है, अगर आपने सब चीज़ें ठीक से की हैं, तो आप कॉन्फिडेंट रहिए कि मैंने बिल्कुल। ये पढ़ा है, आई हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट माय सोर्सेज़ एंड आई विल बी कॉन्फिडेंट अबाउट माय नॉलेज। ओके, और पीवाईक्यूज़ को प्रॉपर्ली करिए, और अभी 2, 4, 10 टेस्ट जो है उसको लगा के बंद कर दीजिए। रिवीजन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स करिए। जितना आप रिवाइज़ करेंगे, उतना आपके दिमाग में चीज़ें सॉलिडिफाई होंगी और उतना आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता चला जाएगा। ठीक है।
एक और चीज़ बहुत ज़्यादा मार्केट में चलती है जो मतलब ख़ासकर यूट्यूब वगैरह पे जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं ट्रिक्स वगैरह के ऊपर। हाँ, हाँ। आपका ओपिनियन इस चीज़ के ऊपर क्या है? क्या आपने इसको किस तरीके से अप्रोच किया? क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ के बारे में आप? देखिए, ट्रिक्स तो काम करती हैं, नो हुँ, डाउट करती हैं वहाँ पे, बिल्कुल, बट नॉलेज इज़ सुपीरियर सुप्रीम। ठीक, मतलब अगर आपके पास नॉलेज है, आप नॉलेज से कर पा रहे हो तो ठीक है, बट कुछ चीज़ें हैं जो लगती हैं पेपर एग्ज़ामिनेशन में, वो आपको सीखना चाहिए, करना चाहिए उससे, बट ओवर डिपेंडेंट ना हो कि आप फ्लूक नहीं करें, कि कोई बिना लॉजिक का कोई ट्रिक बता दे और आप वहाँ लगा के चले आ रहे हैं, आपका सवाल गलत हो जा रहा बिल्कुल, है। एवरीथिंग शुड हैव अ लॉजिक बिहाइंड दैट। लॉजिकल चीज़ अगर है तो आप उसको नो डाउट ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है। और इसके साथ-साथ एक और बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जो हम लोग जब मेंटर कर रहे होते हैं तो बच्चों में देखते हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने एक डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ दिमाग में एक नंबर बना लिया है, हुँ, कि आपको इतने नंबर आने चाहिए टेस्ट सीरीज़ के अंदर और आपको इतने अमाउंट ऑफ टेस्ट लिखने ही लिखने हैं। और बहुत बार बहुत सारी जगह पे उनसे ये बात बोला जाता है कि अगर आपने 100 टेस्ट नहीं लिखे, 150 टेस्ट नहीं लिखे तो आप प्री नहीं पास होंगे, राइट? इस चीज़ के बारे में क्या क्लैरिटी आप देना चाहेंगे और बच्चों को? देखिए इट वेरीज़। मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में लगभग 150 टेस्ट लगाए थे, ठीक है, प्रीलिम्स हो गया। लास्ट अटेम्प्ट में मैंने एक भी टेस्ट नहीं लगाया, ठीक प्रीलिम्स है, हो गया। तो कहने का कुल मिला के मतलब ये है कि आपका ऑप्टिमम नंबर क्या है, यू हैव टू डिसाइड। ओके, अगर आपको लगता है कि मेरा प्रीलिम्स बहुत वीक है और मेरे क्वेश्चन सॉल्विंग से मेरी इंप्रूव होगी, तो आपको 150 लगते हैं, 200 लगते हैं, टेस्ट दो। ठीक है, उसमें आपको कोई मनाही नहीं है। बट आपको लगता है कि नहीं मेरे टेस्ट में मार्क्स इतने कांस्टेंट हो गए हैं कि 100, 120 आ रहे हैं। वैसे मार्क्स मैटर नहीं करते, उसपे भी हम आएँगे वैसे। बिल्कुल, बट आपको लग रहा है कॉन्फिडेंस मेरा बिल्ड हो रहा है 30-35 टेस्ट में, देन दैट इज़ आल्सो एन ऑप्टिमम नंबर, बट वो पर्सन टू पर्सन वेरी वेरी करेगा। जहाँ तक रही मार्क्स की बात, तो क्या होता है कई बार कोई बहुत अटपटा टेस्ट आ जाता है और उसमें जैसे मैं आज ही एक एस्पिरेंट से इंटरैक्ट कर रहा था, उसने बोला सर मेरे 54 नंबर आ गए हैं। अब ठीक है, मैं मेरा कॉन्फिडेंस टूट गया। तो मैंने उसको यही चीज़ बताई, जैसे मैं भी टेस्ट देता था तो मेरे भी नंबर कोई बहुत ज़्यादा नहीं आते थे। इट यूज्ड टू वेरी बिटवीन 60 टू 120 आल्सो। ठीक है, ऑन गुड डेज़ इट यूज्ड टू गो टू 120, कभी-कभी दिन खराब है तो 60 भी आता है। बट एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपको यूपीएससी का पेपर देना है। आपको किसी इंस्टीट्यूट का पेपर 25 मई को नहीं देना है। बिल्कुल, तो आपको ये देखना है कि मेरे मार्क्स जो आ रहे हैं उससे आपको नंबर नहीं देखना है, आपको अपनी गलतियों से सीखना है। कि ठीक अगर है, मैं टेस्ट दे रहा हूँ, तो मेरा ये क्वेश्चन गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है? यू हैव टू गो बिहाइंड द व्हाय ऑफ दैट क्वेश्चन। अगर आपने वो अच्छे से कर लिया, तो आप समझ लो कि 25 मई को आपकी चीज़ें ठीक-ठाक चलेंगी। ठीक है। और जैसे आपने प्री के बारे में भी बात की मुझे ऐसा लगता है कि प्री से ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोसेस शायद मेंस का होता है क्योंकि बेसिकली वहाँ पे आपको 25-28 पूरे सब्जेक्ट्स कवर करने पड़ते हैं। आपको जो जो आपके मेंस के जो प्रेशर होता है, जब आपको 2-2 पेपर 1 दिन में लिखने होते हैं और फिर बीच में आपको रिविज़न भी करना होता है, नेक्स्ट डे का पेपर तैयार करना होता है। मुझे लगता है काफ़ी ट्रेनिंग प्रोसेस होता है, बिल्कुल, राइट? देखिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही ड्रेडेड है। प्रीलिम्स इसलिए ड्रेडेड है क्योंकि बच्चा उसमें एक बार में छँटता है। बिल्कुल, अगर आप 5-6 लाख बच्चा बैठ रहा है तो मतलब 12-13 हज़ार ही मेंस लिखेगा, बाकी सब छँट जाता है। तो दैट इज़ द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ प्रीलिम्स, दैट इज़ व्हाई इट इज़ ड्रेडेड। मेंस यस, जैसा आपने कहा इज़ रिगरस। यस, उसमें आपको 1 दिन में 2 पेपर लिखना है और लगातार पेपर्स होते हैं उसमें। ठीक तो है, ये होता है कि आप 2 दिन 3 दिन तो आप लगातार लिख ही रहे हो। 1 दिन ऐसे लिख रहे हो, जीएस 1, जीएस 2 लिख रहे हो, जीएस 3, जीएस 4 लिख रहे हो। तो उसके लिए आपको थोड़ी-सी प्रैक्टिस करनी अच्छी से ज़रूरत है। नोट्स आपको प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड अगर आप रखोगे तो फिर उससे आप डील कर सकते ओके। और जो ये ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ प्रीलिम्स टेस्ट के बारे में हमने बात की, कि भई ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ जो प्रीलिम्स का टेस्ट है वो तकरीबन लोगों के हिसाब से वैरी करता है, राइट? हो। मेंस के बारे में आपका क्या ओपिनियन है कि आपको क्या लगता है कि यार इतने अमाउंट ऑफ टेस्ट या आंसर राइटिंग हमें करनी ही चाहिए ताकि हमें वहाँ पे जाने के बाद एंग्ज़ायटी ना हो, टाइम मैनेजमेंट के इश्यूज़ ना हो या फिर एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ सिलेबस कवरेज भी हो जाए? आपका मतलब आपने क्या किया था इन दोनों अटेम्प्ट्स के बीच में? देखिए, ऐसा होता है कि वो भी पर्सनल वेरी करते हैं। फिर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैंने पॉलिटिकल साइंस दिया तो मैंने किसी टॉपर का सुन लिया था। उसने बोला कि मैं एक भी टेस्ट लिख के नहीं गया, तो मैंने डायरेक्ट एग्ज़ाम हॉल में लिखा, मेरे 290 आ गए। ओके, तो अब मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर ये वर्क करता है तो ऐसे कर लेते हैं। मैं बिना लिखे चला गया, अब मेरे आए 222 नंबर पॉलिटिकल ओके, साइंस में। तो वही आप अपनी स्ट्रेंथ को पकड़िए। अगर मुझे लगता है कि मेरी लिखावट अच्छी अगर नहीं है, मुझे ज़रूरत है यहाँ लिखने की, तो आई विल राइट 30-40 टेस्ट आल्सो। मैं ओके, लिख के जाऊँगा उसमें, क्योंकि स्ट्रेंथ सबकी अलग-अलग होती है। किसी बिल्कुल। किसी ने बोला कि ऐसे नहीं लिख के जाना चाहिए। आप डायरेक्ट एग्ज़ाम हॉल में पहुँच गए, आप 12 पेज भर ही नहीं पा रहे हो। तो बहुत बड़ी प्रैक्टिस इज़ पॉसिबिलिटी है। इम्पोर्टेंट। वो आप पर्सनल ऑप्टिमम नंबर ऑफ टेस्ट आप देख लो। वैसे ये एडवाइजेबल है कि आप एटलीस्ट 8 से 10 टेस्ट तो आप लिख के बिल्कुल, 8 से ओवरऑल। 10 टेस्ट जीएस के, बिल्कुल, फिर आपके कम से कम 5-6 टेस्ट आपके ऑप्शनल ऑप्शनल के, के। इतने लिखो और फिर ऐसे 2-4 ऐसे तो हाँ, आपको लिखने ही लिखने हैं। बिल्कुल। ठीक है। ठीक है सर, मेंस में बेसिकली हमने ये बात की कि हाँ, 12 टेस्ट इसके, सारी चीज़ें। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि वो कौन से ट्रेट्स होते हैं पर्सनैलिटी के अंदर जो कि सबसे ज़्यादा लुभाते हैं या लेट्स से बहुत पसंद आते हैं जब हम इंटरव्यू दे रहे होते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट? क्योंकि बैक टू बैक जो मार्क्स मैंने आपके देखे हैं वो 180 और 85 है जो कि काफ़ी अच्छे हैं। ऑन एन हुँ, एवरेज लोगों के मार्क्स बहुत ज़्यादा वैरी करते हैं। आपके हुँ, मार्क्स बिल्कुल वैरी नहीं किए बल्कि आपने अपने मार्क्स को इम्प्रूव किया। हुँ। तो वो कौन से ट्रेट्स हैं जो आपको लगते हैं कि नहीं दीज़ आर द ट्रेट्स व्हिच जो कि आपको मार्क्स दिलाते हैं?
देखिए, मुझे जो लगता है पहली चीज़ जो वर्क करती है वो है कि आपको ऑनेस्ट रहना है। बिल्कुल, अगर आप ब्लफ करते हुए वहाँ पकड़े गए देन बी रेस्ट एश्योर्ड कि आप 100 से नीचे जाओगे ठीक है, या 100 के आस-पास जाओगे वहाँ पे, एक चीज़। दूसरी चीज़ आपको हम्बल रहना है वहाँ पे क्योंकि जो लोग बैठे हैं, वो आपसे उम्र में, आपसे पद में बहुत सीनियर है। बिल्कुल, आप बोर्ड से लड़ के क्या कर लोगे? कुछ वो नहीं। आपको टेस्ट करते हैं, प्रेशराइज़ करेंगे, कुछ अनईज़ी सिचुएशंस में डालेंगे। तो कई बार क्या होता है कैंडिडेट्स उन अनईज़ी सिचुएशंस में लड़ जाते हैं बोर्ड से या अपने विचारों को लेके बहुत रिजिड रहते हैं। ठीक है, आपको फ्लेक्सिबल रहना है। एज़ अ सिविल मतलब आपकी पर्सनैलिटी फॉर अ सिविल सर्विसेज़ चेक हो रही है ना, तो आपको एज़ अ सिविल सर्वेंट के अंदर जो क्वालिटीज़ जो हम पढ़ते हैं एथिक्स में, वो सारी क्वालिटीज़ आपको वहाँ शो करनी है। इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, एम्पैथी हो गया, फिर जो आपके अंदर कंपैशन है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे रिफ्लेक्ट करनी है अपने आंसर्स में, अपनी वो उसमें एनालिटिकल स्किल्स आपकी वहाँ पे रिफ्लेक्ट करनी है। और ऑनेस्टी में बात वही है, अगर आपको नहीं आता, आप सॉरी बोलो। कोई बिल्कुल। वहाँ पे आपको उसके लिए पनिश नहीं करेगा। ऑनेस्ट रहने के लिए बल्कि आपको वहाँ पे रिवॉर्ड मिलेगा, अगर आप सॉरी बोलते हो। इन दोनों इंटरव्यूज़ जो आपने पर्सनैलिटी टेस्ट दिए 2000 आपने 23 का भी दिया, आपने 24 का भी दिया, इनके बीच में कुछ डिफरेंस जो आपको महसूस हुआ पैनल्स में क्योंकि दोनों बार आपके बोर्ड्स अलग थे, कुछ? हाँ, डिफरेंस ये था लास्ट टाइम मुझे लगा कि ज़्यादा एनालिटिकल था इंटरव्यू, बहुत ज़्यादा एनालिसिस पे चीज़ें चली वहाँ पे। इस टाइम इट वाज़ अ मिक्स ऑफ एनालिटिकल एंड फैक्चुअल, लीनिंग मोर टुवर्ड्स फैक्चुअल। थोड़ा-सा फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा पूछी, एनालिटिकल इस बार कम पूछी। ओके। तो मेजर डिफरेंस ये था। फिर अभी तो काफ़ी सारी फ़ोन कॉल्स आ रही होंगी, रिज़ल्ट्स तो बहुत ही अभी ज़्यादा दिन तो हुए नहीं रिज़ल्ट्स को। जी, घर जी। गए थे आप रिज़ल्ट्स के नहीं, अभी बाद? तो मैं नहीं जा पाया, लेकिन मैं जल्दी ही जाऊँगा घर अभी। वहाँ तो काफ़ी सेलिब्रेशंस की तैयारी होंगी? बिल्कुल, बिल्कुल, सेलिब्रेशन की तैयारी बट जैसा मैंने बोला कि फर्स्ट इज़ ऑलवेज़ स्पेशल, तो शायद इस बार अब थोड़ा-सा कम होगा बट खुशी उतनी है। खुशी उतनी ही है, ठीक है। तो किस तरीके की सेलिब्रेशंस घर पे होती है? पिछली बार कैसी सेलिब्रेशंस हुई थी? क्या कोई रैली वगैरह निकली थी? बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे इस बारे में और वो बहुत पसंद भी करते हैं कि कैसी रैलीज़ निकलती हैं। एक तरीके से हमारे तरफ तो और अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है जब कोई सेलेक्ट होता है। हाँ। तो कैसी रैली निकली थी पिछली बार का एक्सपीरियंस क्या था आपका? रैली तो नहीं निकली क्योंकि मेरी तरफ से मैंने सख्त मना कर दिया था कि इस तरह के कोई काम नहीं करना है। इवन 1-2 लोगों ने मुझे फ़ोन करके भी बोला कि रैली निकलनी चाहिए मेरे दोस्तों ने, तो मैंने कहा नहीं रैली निकालने की नहीं, नहीं, ज़रूरत नहीं ठीक है। है, आप मेरा जुलूस मत निकालो। कुछ गलत नहीं हुआ है, अच्छा हुआ है। ठीक है। बस मेनली सेलिब्रेशन ये हुआ कि भगवान को थैंक यू बोली, घर में एक छोटी-मोटी पूजा करवा दी गई और बाकी जो लोग आए उनका स्वागत-सत्कार किया गया। एक काफ़ी अच्छी बात कही आपने भगवान की मतलब पूजा मतलब कितना बड़ा रोल स्पिरिचुअलिज़्म का होता है एक इंसान की लाइफ़ में? मतलब बहुत लोग तो बहुत ज़्यादा मानते हैं लेकिन एज़ एन एस्पिरेंट बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि मतलब आप बहुत कम ऐसा लोगों ने स बोला है। जैसे हम पहली बार आप जिस तरीके से इसके अलावा मैंने बहुत लोगों से बात की, उन्होंने स्पिरिचुअलिज़्म के बारे में नहीं बात की। आपने बोला पूजा करो इसलिए मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना भी हुँ, चाहता हुँ। हूँ कि उस चीज़ का कितना ज़्यादा रोल आपके साथ रहा है? देखिए मैं हमेशा से स्पिरिचुअल तो रहा हूँ। घर में मेरे ग्रैंडफ़ादर ने हमेशा से इस चीज़ की फाउंडेशन रखी, तो घर में सभी स्पिरिचुअल रहे हैं। तो मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी का रोल है, जब आप डाउन फेज़ में होते हो, तो आपको जो स्ट्रेंथ देने वाली एक फ़ोर्स होती है, वो ये होती है। जैसे मैंने बिल्कुल, बोला ना कि आपको अगर पता है कि आपके पीछे कोई खड़ा है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है, वो कभी टूटता नहीं है। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता था, तो रामचरितमानस की एक चौपाई है कि "मौसम दीन न दीनहित तुम समान रघुबीर, अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विषम भव भीर।" तो मैं हाथ जोड़ के सिर्फ़ उनसे यही कहता था कि मुझसे बड़ा दीनहीन व्यक्ति कोई नहीं है और आपको मेरे लिए जो ठीक लगता है, वो आप अपनी तरफ से वहाँ पे करिए। तो स्पिरिचुअलिटी का रोल रहा है। आप जब डाउन फेज़ में होते हो, रिज़ल्ट आने वाला रहता है, आप बहुत एंग्ज़ियस होते हो, बिल्कुल, तब आप जब ईश्वर को एक बार याद कर लेते हो, तो दिमाग शांत हो जाता है कि चलो बिल्कुल। ठीक है, कोई है। ठीक है। और एक चीज़ और जैसे अभी आपने बात की मैं उस वक़्त नहीं पूछ पाया आपसे कि मतलब जब आप तैयारी करने लगते हो, जब आपने स्टार्ट किया होगा, तो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है। एक मेजर मिसकंसेप्शन जो चलता है वो ये चलता है कि आप इस एग्ज़ाम को सोशल होके नहीं निकाल सकते, हुँ, कि आपके दोस्त नहीं होने चाहिए, आपके पास फ़ोन, आपका सोशल मीडिया का अकाउंट नहीं होना चाहिए। एक और ये रीज़न मैं क्यों पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बहुत कम अमाउंट ऑफ टाइम देखा है, हुँ, हुँ, सोशल मीडिया वगैरह पे, हुँ, तो आपने अभी कहा आप रैली भी नहीं निकलवाई आपने, वो बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा इस चीज़ को प्रमोट करूँगा कि बाकी टॉपर्स भी इस चीज़ को एक तरीके से देखें, हो सकता है आपका पर्सनल ओपिनियन हो, बट दिस इज़ गुड राइट? हुँ, तो किस तरीके से आप देखते हो इस चीज़ को कि भई आपका सोशल मीडिया का अकाउंट नहीं होना चाहिए, दोस्त बहुत सारे नहीं होने चाहिए, मतलब लिमिटेड दोस्त भी आप बात नहीं करो, फ़ोन बंद करके रखो, हुँ, हुँ, नंबर चेंज कर लो, पुराने दोस्तों से बात करना बंद कर दो। ये सब मिसकंसेप्शन है और कहते हैं एग्ज़ाम तभी निकलेगा। हुँ, हुँ। इस चीज़ के ऊपर आपका क्या राय देखिए, है? मेरा ये मानना है कि आपको एंटी सोशल नहीं होना बट यू हैव टू बी सिलेक्टिवली सोशल। यस, ठीक है? आपको अपना जो ग्रुप है, उसको आपको बहुत सिलेक्टिवली चूज़ करना है, बिल्कुल, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रोसेस लंबा है। कई बार ऐसा होता है जैसे प्रीलिम्स आता है, प्रीलिम्स के टाइम पे तो मैं भी फ़ोन अपना ऑफ कर लेता था, कि पता है कि उस समय हमें किसी नेगेटिविटी में नहीं पड़ना है, किसी ऐसा चीज़ों में डिस्टर्बेंस में नहीं पड़ना है, क्योंकि टाइम उस समय प्रेशियस हो जाता है। बट ये लागू होता है एग्ज़ाम से 1 डेढ़ महीने के पहले ही। बाकी टाइम्स में आप सोशल रहिए, लेकिन पढ़ाई का अगर टाइम है, मुझे अगर पता है कि मुझे 8 घंटे पढ़ना है,
देन आई विल एंटरटेन नोबडी। कोई भी होगा मैं उसको मना कर दूँगा कि नहीं अभी बिल्कुल, नहीं। बट 8 घंटे के बाद यू कैन बी सोशल। दोस्तों के साथ बैठिए, चाय पीजिए, जो करना है वो करना है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर डेली टारगेट्स, क्योंकि एट द एंड आपको एग्ज़ाम बिल्कुल। निकालना है। तो सिलेक्टिवली सोशल होने का ये है। बाकी जैसा आपने सोशल मीडिया की बात की, जैसे मैं था, मैं टेलीग्राम का यूज़ करता था क्योंकि बहुत सारे चैनल्स प्रिपरेशन वाले हैं। व्हाट्सऐप का यूज़ करता था कम्युनिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम मैंने सिलेक्शन से पहले नहीं बनाया था, क्योंकि मुझे उस समय वेस्ट ऑफ टाइम लगता था। बिल्कुल। रील्स में अगर आप उलझ गए तो आप 2 घंटे उसमें, क्योंकि उनका एल्गोरिदम इस तरह से बनाया है आपको फँसाने के लिए। तो ये है, यू हैव टू बी सिलेक्टिवली सोशल, चूज़ योर फ्रेंड्स वाइज़ली जो आपको पॉजिटिव रखते हो। नेगेटिव लोग अगर हैं तो उनसे आप दूर रहिए। नहीं, बिल्कुल। अब मैं एक और टॉपर से बात कर रहा था, वो हमारे साथ उन्होंने टेस्ट सीरीज़ वगैरह लिख रखा था, काफ़ी उनकी मेंटरिंग भी की थी मैंने, तो उन्होंने भी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बोली कि नेगेटिव लोग जो होते हैं, वो आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट करते हैं, बिल्कुल। राइट? और वो ऐसे नहीं है कि वो सिर्फ़ आपको बहुत सारे क्लोज़ भी होते हैं जो भी, क्योंकि उनका बोलने का तरीका इस तरीके से होता है, मेबी उनका एक्सपीरियंस नेगेटिव रहा हो एग्ज़ाम को लेकर, तो आपकी लाइफ़ में भी ऐसा कुछ ना कुछ हुआ होगा? कोई बिल्कुल। मतलब क्योंकि जैसा आपने कहा कि आपको अपने ग्रुप को सिलेक्टिव रखना होता है हुँ, कि यार हुँ। पॉजिटिव माइंडेड लोग ज़्यादा आपके पास रहें, तो जब कोई अक्सर नेगेटिव बोला करता था हुँ, आपको, हुँ। आप इस चीज़ को कैसे डील करते थे? देखिए, मैंने बोला ना कि जैसे मन में हमेशा से विश्वास था अपने ऊपर कि हम करेंगे। कोई नेगेटिव बोलता है उस समय पे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको बुरा लगता है। बट वही है, अगर आपको लगता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, आपको बहुत ज़्यादा ओवर क्रिटिसाइज़ कर रहा है, निंदा एक हद तक ठीक है। अगर ठीक है, कोई जेनुइनली बिल्कुल, क्रिटिसाइज़ कर रहा है, सपोज़ जैसे मेरी आंसर्स हैं, मैं चेक करवा रहा हूँ, कोई बोल रहा है कि नहीं गलत है। कई बार ऐसा होता था कि मेरे मेंटर्स मेरा पूरा आंसर काट देते थे, 0 दे देते थे। बिल्कुल, बट दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग, वो आपको इम्प्रूव कराना चाहते हैं। बट कोई व्यक्ति ऐसे ही आपकी निंदा कर रहा है कि आपकी पैर खींचना चाह रहा है, आपकी टाँग खींच के आपको गिराना चाह रहा है, आपको कॉन्फिडेंस तोड़ना चाह रहा है, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। फिर वहाँ से आप कट लीजिए। बट जहाँ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म है, टेक इट विथ एन ओपन हार्ट। ओके। एक और काफ़ी डिफरेंट चीज़ इसके बारे में मुझे आपसे बात करनी है और वो ये है कि पिछले कुछ समय से जब भी प्रीलिम्स पास आते हैं या फिर आप न्यूज़पेपर में भी देख रहे हो, अब कुछ समय से एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रही है, वो चल रही है कि लोग अपने मेंटल स्ट्रेस, जब वो मेंटल स्ट्रेस उनको आता है, जब बेसिकली जब वो पैनिक करते हैं, हुँ, तो यार वो उसको डील करने के लिए लोगों से बात नहीं करते। इसके अलावा जब भी वो परेशान होते हैं, वो इंडिविजुअली ही अपने पास उस बात को रखते हैं, इसकी वजह से लास्ट-लास्ट में आते-आते बहुत ज़्यादा परेशानियाँ और भी आ जाती हैं, राइट? हुँ, आपके साथ भी बहुत सारे दोस्त होंगे जिन्होंने ज आपने सुना होगा। हुँ। तो ये इस पूरे स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए किस तरीके से अप्रोच किया जाए? क्योंकि प्रिपरेशन जो है वो तो मतलब लास्ट के 25 दिन है या फिर मेंस है जो भी आने वाला है, वो तो आपको नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाने ही पड़ेंगे, बिल्कुल। राइट? तो वो जो मेंटल स्ट्रेस होता है उसको डील करने का क्या तरीका था आपका? देखिए, एग्ज़ाम बहुत टैक्सिंग है, मैंने बोला मेंटली भी आपके ऊपर बहुत बड़ा टोल लेता है ये। बिल्कुल, क्योंकि 3 स्टेज है, कभी कहीं नहीं हो रहा है, कभी कहीं नहीं हो रहा है, कहीं रुक जा रहा है, कभी रैंक कम आ रही है, कभी मार्क्स कम आ रहा है। उसको डील करने के 2-3 तरीके। पहली बात, जैसे मैंने बोला, एक क्लोज़ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स रखिए जो आपको हमेशा पॉजिटिव रखें। बिल्कुल, जैसे मेरे साथ 2-3 दोस्त हैं जो मुझे हमेशा मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट करते रहते थे, होगा, अच्छी रैंक आएगी, ये होगा। तो जब आप वो पॉजिटिव चीज़ें सुनते हो तो आप थोड़ा-सा डिस्ट्रेस होते हो। सेकंड चीज़, आपकी हॉबी। जैसे मेरी हॉबी थी बैडमिंटन खेलना। मुझे लगता था कि मैं स्ट्रेस हो रहा हूँ तो मैं बैडमिंटन खेलने चला जाता या रनिंग करने चला जाता था। जब आपकी बॉडी एक्टिव होती है तो स्ट्रेस को धीरे-धीरे रिलीज़ करना शुरू कर। प्लस अगर आपको लग रहा है आप बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस हो रहे हो तो आप ब्रेक लो एक। ठीक अगर है, आपको लग रहा है, जैसे प्रीलिम्स है अभी भी 25 दिन है, 20 दिन जो भी है बच रहा है वहाँ पे। अगर आपको लग रहा है कि स्ट्रेस बढ़ रहा है किसी भी दिन, आप 1 डेढ़ घंटे का ब्रेक ले लो। इसमें आप मूवी देख लो, कोई मैच, इसमें आईपीएल्स चल रहे हैं, आप मैच देख लो, जो भी चीज़ आपको खुश करती है। बिल्कुल, आपने चॉकलेट खा ली सिंपली, आपको एक डोपामाइन किक मिल गया, तो वो करो। जैसे मैं मेंस के टाइम में मीठा खाता था, तो इसलिए खाता था क्योंकि वो आपके मेंटल स्टेट को ठीक रखता है। क्योंकि बहुत क्राइसिस वाला टाइम, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है, बहुत लिखना होता है। इवन एग्ज़ाम हॉल में भी, जैसा हमने अभी बात की, कि बड़ा टैक्सिंग होता है। तो ऐसी कुछ छोटी-छोटी चीज़ें आप करिए, जिससे आप गुड फ्रेम ऑफ माइंड। बिल्कुल। और जब मतलब उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिनका नाम इस बार भी लिस्ट में नहीं आया? आपके बहुत सारे हाँ। क्लोज़ दोस्त, मेरे बहुत सारे क्लोज़ दोस्त, वो सारे इंटरव्यू देते हैं और उनके नाम नहीं आते और काफ़ी ज़्यादा ये जो फ़ेज़ होता है एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स के अगले 5-7 8 दिनों का, ये काफ़ी ज़्यादा टैक्सिंग होता है उनके लिए। बिल्कुल। आप उनके लिए क्या कहेंगे कि किस तरीके से वो अपने आप को वापस से री-एनर्जाइज़ करें और वापस से एक बार फिर से मेहनत करें? देखिए, उनके लिए मैं सिर्फ़ इतना ही कहूँगी, हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम को। बिल्कुल, ठीक है? बहुत ऐसे डिज़र्विंग लोग होते हैं जो कहीं, क्योंकि इतना अनप्रेडिक्टेबल एग्ज़ाम्स हैं, इतने सारे इसमें फैक्टर्स हैं, कुछ कंट्रोलेबल, कुछ अनकंट्रोलेबल, इतने सारे पेपर्स होते हैं, कहीं एक जगह घट गया तो आप बाहर हो सकते हो। बिल्कुल, और इसका मतलब ये नहीं कि आप डिज़र्विंग नहीं हो। कोई बच्चा अगर 1 नंबर से 10 नंबर से अंदर हो रहा है और 10 नंबर से आप बाहर हो जा रहे हो, तो दैट डज़ नॉट मीन दैट यू आर नॉट डिज़र्विंग। अपने ऊपर भरोसा रखिए। दोबारा से आप एग्ज़ाम में अपने आप को उठाइए और एग्ज़ाम दीजिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका अटेम्प्ट खत्म हो गया, तो उसके लिए भी कहना चाहूँगा, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। ये भी, दिस इज़ ओनली अ जॉब। आप और बड़ी-बड़ी बहुत अच्छी चीज़ें कर सकते हो ब डिस्पाइट बीइंग आउट ऑफ सिविल सर्विस। यस, पहले मैं एक छोटा-सा एक किस्सा शेयर करना चाहूँगा कि मेरा सिविल सर्विसेज़ में जब आने का नहीं था, तो मेरा एक ड्रीम था आर्मी में जाने का। ठीक है।
मैंने 2 एसएसबी भी दी 2-3, बट मेरा नहीं हुआ। उस टाइम आई वाज़ अ लिटिल हार्ट ब्रोकन। बट जब मैं वो समय एसएसबी में एक 2-3 कहानियाँ वो ज़रूर सुनाते थे, जो जीटीओज़ आते थे कि अमिताभ बच्चन ने भी एसएसबी दी बट उनका नहीं हुआ, बट ही हैज़ बिकम अ बिगर नेम। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने दिया। इवन आई हैड द फॉर्च्यून टू मीट डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो उन्होंने भी दिया एसएसबी, उनका नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो बाकी फ़ील्ड्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, डिस्पाइट नॉट बीइंग एबल टू मेक इनटू द लिस्ट हियर। तो उनके लिए मैसेज बस छोटा-सा यही है कि यू हैव द पोटेंशियल। आप डिसाइड करिए कि आपको कहाँ जाना है, बट जहाँ जाइए वहाँ बड़ा करिए। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। अपॉर्च्युनिटीज़ हर जगह मिल जाती हैं, मतलब एक एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम को इतना बड़ा ना बनाया जाए कि आप अपनी लाइफ़ को रोक दें। बिल्कुल। बिल्कुल, दिस आपने एग्ज़ाम बिल्कुल शुड नॉट बी लार्जर देन योर लाइफ। यस, बिल्कुल। इसके अलावा मतलब कि क्या रोल आपकी प्रिपरेशन जर्नी के अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें देखा, बहुत से चेंजेस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देख रहे हो कि जैसे हम तैयारी करते हैं, तो तैयारी का फ़ॉर्मेट बहुत चेंज हो गया है। हुँ, हुँ। क्या-क्या वो चेंजेस हैं जो आपने देखे हैं? मतलब हुँ, क्योंकि अभी जैसे पहले हम तैयारी किया करते थे, बहुत ज़्यादा फिज़िकल क्लासेस वगैरह हुआ करती थी, अब वो चीज़ें नहीं रही। हुँ। ठीक है? जैसे आपने कहा कि बेसिकली आप टेलीग्राम बहुत यूज़ किया करते थे क्योंकि वहाँ पे आपको एग्ज़ाम रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिल जाती थी। तो वो क्या-क्या चेंजेस आपने देखे हैं अपने इन 4 साल, इन 5 साल के दौर में जो आपने तैयारी की है? देखिए, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू इवेंट है कोविड। उसने ठीक सब चीज़ें चेंज कर दी। कोविड के बाद एजुकेशन बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइज़्ड हुई। ठीक है। बहुत स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह सब लोगों को पता लगने लगे, इंटरनेट पे सारी चीज़ें यहाँ पे आने लगी, तो अब चीज़ें बहुत डिसेंट्रलाइज़ हो गई। ठीक है। एक बात वो है। सेकंड चीज़, एग्ज़ाम वाइज़ भी पैटर्न थोड़ा-सा चेंज हुआ है। अगर आप प्रीलिम्स का पेपर उठा के देखें तो हर साल कुछ न कुछ वो नया बाउंसर फेंक रहा है। ठीक, बिल्कुल। 23 का पेपर आया, बहुत डिफिकल्ट। हुँ, 24 का कंपैरेटिवली ईज़ी आ गया। तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे प्रिपेयर्ड रहना है, क्योंकि एग्ज़ाम इवॉल्व होने, बिकॉज़ सी जो भी एग्ज़ाम का पैटर्न होता है किसी भी एग्ज़ाम का, दैट इज़ टू सिलेक्ट अ सूटेबल कैंडिडेट फॉर द जॉब। यस, जो उसका जॉब प्रोफाइल है उसके लिए। एसएससी का एग्ज़ाम अलग तरह से होता है, स्टेट सर्विसेज़ का अलग तरह से होता है, यूपीएससी का अलग तरह से होता है, क्योंकि डिमांड अलग है। आप कल को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन के जाओगे, पेपर आपको क्यों टेस्ट करता है इतना ज़्यादा स्ट्रेस को, या क्यों इवॉल्व हो रहा है? उसका रीज़न यही है कि जब आप कल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनोगे, आपके पास चैलेंजेस इवॉल्विंग आएँगे। वो उससे आप कोप अप कर पा रहे हो कि नहीं, उस चीज़ का टेस्ट है। नहीं सो बिल्कुल। यू हैव टू इवॉल्व योरसेल्फ आल्सो विद द एग्ज़ामिनेशन। और जो चेंज कर पाया है वही मतलब इस एग्ज़ाम में फिट हो पाया है, अदरवाइज़ यू विल बी फॉसिलाइज्ड। ओके। टेक्नोलॉजी भी काफ़ी हेल्प करती है और ये जो नई-नई टेक्नोलॉजी है फॉर एग्ज़ाम्पल जो आप चैट जीपीटी वगैरह क्या इसका यूसेज आपने एग्ज़ाम के बीच हाँ। अपने आंसर्स को इम्प्रूव करने के लिए या कुछ नए नए कंटेंट के लिए? बिल्कुल, जैसे चैट जीपीटी का मैंने 2-3 तरह से इस्तेमाल किया, और भी बाकी जो भी एआई के जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। पहली बात तो कॉन्सेप्ट जैसे कोई अगर नहीं समझ में आता था, तो मैं सिंपली उस पे डालता था कि एक्सप्लेन इट टू मी लाइक अ 10 ईयर ओल्ड। ओके, तो वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा देता था। और दूसरी चीज़, कई बार ऐसे कुछ क्वेश्चन्स होते हैं, उनके मॉडल आंसर देखने हैं, या किसी कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, ऑप्शनल में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो मैं उस पे वहाँ पे डाल देता था, तो बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन उसमें मुझे मिलता। नहीं, नहीं तो ठीक उसका है आपने यूसेज है। बहुत बहुत अच्छा तरीका बताया लोगों को कि टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज़ करते हैं एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए। ओके। फिर सिलेक्शन पिछली बार हुआ, वापस से आते हैं उस चीज़ के ऊपर, सिलेक्शन पिछली बार हुआ और उसके बाद बहुत सारे लोग सिलेक्शन के बाद आपको फ़ोन करते होंगे अपने काम के लिए, किसी न किसी चीज़ों के लिए। बिल्कुल आता होगा क्योंकि बिल्कुल, भई जब आप एक तरीके से किसी ऐसे पोस्ट पे आते हैं, जब आपके पास हल्की-सी अथॉरिटी और पावर होता है, तो लोग करते हैं। बिल्कुल। ऐसे लोग क्या बोलते हैं? आप काम कराते हैं, आप फ़ोन करते हैं, क्या करते हैं आप ऐसी चीज़ों को? देखिए, 2 चीज़ें हैं इसमें। किसी व्यक्ति का काम अगर जेन्युइन है और लीगल है, मतलब कई बार ऐसे लोग होते हैं जिनका कई जेन्युइन काम है, वो नहीं हो पाता है। जी, किसी कारण की वजह से रुका हुआ है, ब्यूरोक्रेटिक लेथार्जी की वजह से रुका हुआ है, तो उनके काम जेन्युइन है तो हो जाता है। ठीक बट कई बार आपके पास नॉन जेन्युइन डिमांड्स भी आती हैं कि मेरी गाड़ी छुड़वा दो, ये हो गया, वो हो गया। तो वो काम नहीं करवाते, उसमें मना कर देता हूँ मैं। नहीं ठीक है, मतलब चालान वगैरह नहीं छुड़वाते आप। चल छोड़ो। ठीक है, नहीं सही बात है कि पुलिस वाले चालान का नहीं अच्छी बात भी है, आपने बहुत सही कहा कि अपने पद का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, आप एक एक रिस्पॉन्सिबल पोज़ीशन के ऊपर हैं। और जो कमिंग जनरेशन ऑफ लोग हैं, जो आएँगे अभी प्रिपरेशन करेंगे, जो अभी प्रिपरेशन की शुरुआत करेंगे अभी, हुँ। ठीक है? जो अभी ये सर्च कर रहे होंगे कोई न कोई मुझे ऐसा वो गाइड मिल जाए, कोई न कोई ऐसा मैं टॉक देख लूँ जहाँ पे मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में क्लैरिटी आ जाए कि मैं इसके लिए सूटेबल हूँ कि नहीं। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? मतलब जो तैयारी करना चाहते हैं और क्या करें वो इनिशियल स्टेज में? पहले आप सिलेबस पकड़िए, ठीक, गाइडिंग लाइट आपका सिलेबस है। आप उसके बाद उठाइए एनसीईआरटीज़, उनको पढ़िए। थर्ड स्टेज पे स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़िए। उसके बाद आप देखिए कि आपको रिक्वायरमेंट है क्या? अगर मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट है, कि कोई लगता है आपको कि ये पर्टिकुलर टीचर है जो अच्छा मेंटर कर रहा है। मेंटर वैसे कोई भी हो सकता है, टीचर ही नहीं हो सकता, आपका फ्रेंड भी हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति अगर जिसका आपको एक्सेस है, जो ऑलरेडी सर्विस में सिलेक्टेड है, बिल्कुल। जो एग्ज़ाम के थ्रू रहा हो, कोई आपका बड़ा छोटा भाई हो सकता है, आपके फैमिली में कोई हो सकता है। तो अगर आपको कोई इस तरह का व्यक्ति मिल रहा है, जो अपना टाइम आपको दे सकता है, आपकी गलतियों को सुधारने में मदद कर सकता है, तो आपको वहाँ से तो जैसे आपने जब तैयारी की थी, तो आप कोई टेलीग्राम चैनल्स आप बता सकते हैं, हमारे माध्यम से बता सकते हैं आप लोगों जो लोग जिस पे लोगों को अच्छे कंटेंट मिल जाएँगे, जहाँ पे आप
जहाँ पे गाइडेंस भी अच्छी मिल जाएगी, जो लोग अवेलेबल होते हैं। क्या आपने कोई टेलीग्राम चैनल ऐसा बनाया अपना जहाँ पे आप अपने गाइडेंस को शेयर करेंगे या मेबी आप आगे बनाएँ, ऐसा कोई हाँ, प्लान मैं है आपका? बनाऊँगा। ऐसे बाकी को कई और सीनियर से टेलीग्राम के अलावा बाकी नोट्स भी शेयर किया करते थे, तो वहाँ से भी मुझे मिल जाता था। प्लस कई सारे चैनल्स हैं, अब सबके नाम तो अभी नहीं याद है, बट इतने सारे चैनल्स हैं, उससे जो कंटेंट मुझे लगता था कि मेरे लिए सूटेबल है, मैं उसको फ़िल्टर आउट करके निकाल लेता था। ठीक है। जब भी आप टेलीग्राम चैनल बनाएँगे, हम उस टेलीग्राम चैनल को अरे! बिल्कुल अपने बिल्कुल सर, जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स नहीं हैं, उनके तक बिल्कुल पहुँचाएँगे ताकि उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल पाए बिल्कुल, इस चीज़ को रिगार्डिंग खासकर पॉलिटिकल साइंस के अंदर। बिल्कुल। अब एक बार आपके ऑप्शनल के बारे में बात कर लेते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एंड ऑप्शनल में आपने बैक टू बैक 2 बार सिलेक्शंस लिए। पिछली बार नंबर ऐसे कहे जा रहे थे कि पिछली बार बहुत नंबर नहीं आए हैं लोगों हुँ, के हुँ। पॉलिटिकल साइंस में, फिर भी आपने 270 प्लस स्कोर किया, राइट? तो ऐसा क्या मतलब वो क्या चेंजेस या फिर वो क्या चीज़ अडॉप्ट की जो आपको ऐसा लग रहा है कि फ्रॉम 222 यू हैड अ जर्नी टू 270 और आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस बार आप और बेटर वहाँ पे उम्मीद कर रहे होंगे। हाँ, तो वो क्या चीज़ें थी जो आपके नंबर को आपने अपने 50-60 नंबर आपने बढ़ाए? फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने सब्जेक्ट को समझा नहीं था। जो मेरे 222 है, तो मैंने उसका रीज़न जब एनालाइज़ करने बैठा, तो मैंने देखा कि मैंने सब्जेक्ट को समझा नहीं है, मैंने सब्जेक्ट को रटा है। ठीक है, उसके बाद जब मैंने उसको सब कोर्स करेक्शन शुरू किया, तो मैंने सबसे पहले चीज़ों को समझना शुरू किया। हर टॉपिक को अपने नोट्स बनाए उस पे, समझा उसको और वेरिड रीडिंग की। ठीक मतलब है, जैसे एक टॉपिक को 2-3 जगह से पढ़ा, उसमें जो मुझे अच्छी चीज़ें लगी मैंने वो डाला और फोकस किया आंसर राइटिंग पे क्योंकि एट द एंड यू हैव टू राइट मतलब जो आपको पेपर अपना प्रेज़ेंट करना है, वो आपका लेखन शैली कैसी है? आंसर राइटिंग पॉलिटिकल साइंस में आई बिलीव कि आंसर राइटिंग बहुत मैटर करता है। ठीक है। तो मैंने आंसर राइटिंग पे बहुत फोकस किया। बहुत सारे आंसर्स लिखे, आंसर्स को रिफाइन कराया, चेक कराता रहा। जो गलतियाँ रहीं उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश की, तो आई थिंक दिस वर्क्ड फॉर मी। ओके। और ये जो बहुत सारी मैगज़ीन्स वग़ैरह आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर, बहुत सारी वेबसाइट्स वग़ैरह भी बोलते हैं लोग करने के लिए, क्या इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया आपने? हाँ, मैंने पॉलिटिकल साइंस में तो बहुत एक्सटेंसिवली किया। ठीक जो है, मुझे वेबसाइट्स में जैसे ओआरएफ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एक वेबसाइट है या आईडीएसए की वेबसाइट है, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं, ये करंट के लिए इन चीज़ों को बहुत यूज़ किया। ओके। तो एक तरीके से मतलब जब आपने सब्जेक्ट को समझा, तो मुझे ऐसा जैसा जैसा आप बता रहे हैं कि हर एक टॉपिक के ऊपर आपने कंटेंट रेडी किया होगा, राइट? बिल्कुल। और जो आपके ऑप्शन का पेपर 1 है, उसका एक पार्ट है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जहाँ पे कंटेंट भी कम अवेलेबल है हुँ, और जो कंटेंट है वो स्टैटिक नेचर का है, लेकिन उसमें करंट्स जो क्वेश्चन्स जो आते हैं, वो काफ़ी करंट बेसिस पे आते हैं। हुँ, हुँ, कभी-कभी मतलब वो टॉपिक्स आते हैं जो बिल्कुल ही न्यूज़पेपर में चल रहे हैं लगातार। हुँ। तो उन सब चीज़ों को कवर करने के लिए आपने क्या चीज़ यूज़ की? मैंने उसके लिए बेसिकली जैसा न्यूज़ जो करंट वाली चीज़ें हैं, वो तो आपको न्यूज़पेपर से चीज़ें टॉपिक पता लग जाता है, वो कवर हो जाता है। ठीक है, सेकंड चीज़ उसका ओवरलैप बहुत ज़्यादा जीएस2 के साथ है। बिल्कुल है। तो जो मेरे जीएस2 के रिसोर्सेज़ थे और इसका रिसोर्स था, मैंने उसमें कोशिश किया कि थोड़ा सिंक बनाने की। बस आंसर्स को अपने मोल्ड किया कि ऑप्शनल के आंसर्स वो वहाँ पे लगने चाहिए। प्लस मैंने कुछ डीयू का जो मटेरियल था कोर्स का उसमें बहुत सारे टॉपिक हैं जो मतलब कॉमन है दोनों में। बिल्कुल। तो उसका रिसोर्स का इस्तेमाल करके मैंने जो टॉपिक्स बहुत ऑब्सक्योर टॉपिक्स थे, जिनके जिनके आपको जनरली रिसोर्सेज़ नहीं मिलते हैं, वो मैंने वहाँ से उठा कर ओके। और रही बात कॉलेज आपने प्रयागराज से ही कर रखा है, यूनाइटेड जी। कॉलेज से हैं आप और क्या वहाँ से मतलब वहाँ पे कोई सीनियर कोई ऐसा सिलेक्टेड कैंडिडेट था जो आपका मतलब आपके लिए एक तरीके से जैसे होता है कि लोग सीनियर सेलेक्ट होते हैं तो उनको आदर्श मानते हैं, क्या आपके लिए ऐसा कोई था वहाँ से? बिल्कुल, मेरे यहाँ से पीसीएस में यूपीएससी में तो मेरी नॉलेज में तो नहीं था अभी तक कोई, बट पीसीएस में कई लोग सिलेक्टेड थे। तो उनको देख कर के लगता था कि हाँ, हम अच्छा उनकी फ़ोटोज़ लगाते थे वो अचीवर्स की वहाँ पे। तो हमें भी ये मतलब अंदर से मोटिवेशन आता था कि एक दिन अपनी फ़ोटो भी यहाँ पे लगवानी है। लगेगी। वो अब लग गई है जाकर के। अरे बिल्कुल अब तो मुझे लगता है फ़ोटो बदलेगी भी इस बार फिर बिल्कुल, से बिल्कुल। नई फ़ोटो लगेगी वहाँ पे। बिल्कुल। नहीं अच्छी बात तो बहुत सारे लोग एक मिसकंसेप्शन और वापस से मैं बात करना चाहूँगा आपसे कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मतलब जो मैक्सिमम सिलेक्शंस होते हैं वो अच्छे कॉलेज इन द सेंस जो कि जैसे आईआईटीज़ हो गई, अब जो आईआईएम्स हो गए वहाँ सिलेक्शंस होते हैं और उनको लगता है कि क्योंकि उनके कॉलेज अच्छे नहीं है तो उनको इंटरव्यू में मार्क्स नहीं मिलेंगे। उनके कॉलेज उतने अच्छे नहीं तो वो कुछ बैकफुट पे हैं। ऐसी मतलब जो ऐसी मिसकंसेप्शंस हैं इसके बारे में आप क्या कहें? क्या ये रियलिटी है? और अगर रियलिटी है तो फिर तो बाकी बाकी लोग प्रिपरेशन करेंगे, उन वो तो ड्रॉबैक पे रहेंगे, वो तो हमेशा पीछे रहेंगे। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, नो डाउट अच्छे कॉलेजेस से सिलेक्शन अच्छे होते हैं क्योंकि बच्चा अच्छा है। वहाँ से बिल्कुल। नो डाउट वहाँ से जो आ रहा है। रिदवांश एक एक चीज़ और आपने अपने चेंजेस में बताई काफ़ी कि यहाँ पे कोविड के बाद से जो चेंजेस आई उसके उसमें बताया कि सोशल मीडिया का मतलब एक तरीके से उसके अलावा टेक्नोलॉजी को आपने यूज़ करने के लिए बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया और एस्पिरेंट्स मुझे लगता है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सीरियसली लेंगे भी, कि किस तरीके से आप एआई का और चैट जीपीटी का यूसेज कर सकते हो कंटेंट के लिए भी। अभी तक उसको हम मुझे नहीं पता कैसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपने बताया कि डिसेंट्रलाइज़ हो गया सिस्टम। उस डिसेंट्रलाइज़ेशन में मुझे लगता है कि एक चीज़ जो और आई है, वो है मेंटरिंग की। आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए किस तरीके से मेंटरिंग ने आपको हेल्प किया? देखिए, मेंटरिंग जैसा मैंने बोला कि आपको मेंटर की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आपको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए
जो इस एग्ज़ाम से गया हो या जिसको इस एग्ज़ाम का फेयर आइडिया हो। ठीक है। तो मेंटरशिप मुझे लगता है मेरे लिए इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि रैंक इम्प्रूवमेंट में देखिए बहुत चीज़ें पता नहीं लगती आपको बिल्कुल। ऑनेस्टली कि हम कहाँ गलत हो गए, क्या करना था। मुझे एक व्यक्ति ऐसा चाहिए था, जो बता सके कि कहाँ पे क्या-क्या हुआ। तो मैं कई जगहों पे गया और मैंने ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखी कि वहाँ पे ऐसा मुझे व्यक्ति मिलना चाहिए, जो कि मेरे साथ बैठ के एनालाइज़ कर ले। मुझे आपके पास भी जब आया तो यहाँ पे ये चीज़ अच्छी मिली, कि बैठ कर के पेपर एनालाइज़ हुआ, मुझे मेरी गलतियाँ पता चली कि अच्छा यहाँ-यहाँ हम चीज़ों को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेंटरशिप का मुझे लगता है ये रोल रहा है। नहीं, बहुत बहुत ही ज़्यादा हमें भी खुशी हुई कि हम किसी तरीके से आपको हेल्प कर पाए, आपकी रैंक थैंक इम्प्रूव यू। हुई और हम इस बात को लेकर बहुत खुश हैं। बहुत सारे बच्चों को आपसे मिलाएँगे भी और बिल्कुल। आपने जो-जो चीज़ें आज बताई हैं, वो काफ़ी इंसाइटफुल थी। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के मिसकंसेप्शंस क्लियर हैं, जो स्ट्रेस से गुज़र रहे होंगे, उनके लिए भी आपने काफ़ी क्लैरिटी दी है, किस तरीके से उस चीज़ को डील कर सकते हैं। हुँ, इसके अलावा आपने 2-3 चीज़ें और जो बताई, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, वो किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूसेज मैं एक बार और आपको बोल चुका हूँ और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस में आप सीरियस रहेंगे, आपको दोस्त भी बनाने हैं, आपको मैनेज भी करना है चीज़ों को। ये सारी चीज़ें आपने जो शेयर की है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा आपसे बात करके थैंक यू। और सेम हियर। थैंक यू और मैं ये भी कोशिश करूँगा कि जब भी आप फ्री हों, एक बार ज़रूर आएँ और बात करें बच्चों से वापस से क्योंकि इस बिल्कुल। तरीके से बताना, ऐसी जगह से आना जहाँ से सिलेक्शन होते तो बहुत ज़्यादा हैं, बट फेलियर भी बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पर लोग अभी भी इस बात को लेकर बहुत सीरियस क्योंकि बाकी सारी इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटीज़ उस तरीके से नहीं एक्जिस्ट करती। सिविल सर्विस मुझे लगता है कि सबसे प्रोमिनेंट है, वहाँ से आपने निकाला प्रयागराज से। हम दोनों बहुत पास से हैं, मैं मिर्ज़ापुर से, आप प्रयागराज से। एक तरीके से हम लोग जानते हैं ये सारी चीज़ें, इसे समझ पा रहे हैं और मैं काफ़ी खुश हूँ आपके सिलेक्शन को लेकर और थैंक यू मुझे सो मच मुझे सर। मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप आगे बढ़ें, बहुत अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट करें डेवलपमेंट के अंदर और आप जिस तरीके के इंसान हैं, खुशमिज़ाज हैं आप, ऐसे ही रहें और जो भी करना चाहते हैं आप, जिस तरीके से भी इम्प्रूव करना चाहते हैं, जो सर्विस के अंदर आके आप बिल्कुल करें। बिल्कुल हमारी सर, तरफ थैंक से यू। स्मार्ट वर्क लैब्स की तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू सर, और थैंक यू। अ, जल्दी हम अगली बारी मुलाकात करेंगे। हो सकता है हम 1-2 साल बाद मुलाकात करें आपके सर्विस एक्सपीरियंस के बारे में या फिर 1-2 साल बाद हम मुलाकात करें कि भाई क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो सर्विस में आने के बाद क्योंकि अब आप ट्रेनिंग करेंगे वगैरह-वगैरह चीज़ें हैं तो हो सकता है आपको नए एक्सपीरियंस हो उसके बारे में बिल्कुल बात करेंगे। बिल्कुल। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक थैंक यू सो मच।